नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरैया जहरीली शराब कांड के 3 दिन बाद पुलिस ने खुद के बयान पर 2 एफआईआर दर्ज किए और इसमें 33 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 और उत्पाद अधिनियम की धारा 30 से 37B, 33, 34 और 36 में एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों एफआईआर सरैया थाना से निलंबित दरोगा कमालुद्दीन के बयान पर दर्ज हुई है और रुपौली में हुई मौतों को लेकर 20 को नामजद किया गया, जबकि सिडोड़ी एमा में हुई मौत को लेकर 13 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी किया गया है और पुलिस ने 2 दिनों की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार 6 लोगों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया और वहीं पुलिस की विशेष टीम सरैया और इसके आसपास के इलाकों में छापेमारी भी करी है और पहली एफआईआर के अनुसार गुरुवार को सूचना मिलने के बाद जब पुलिस रुपौली गांव में गई तो जानकारी हुई कि जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई है और बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई और इस आधार पर शराब बेचने वालों और शराब पीने और पिलाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और कई जगहों से शराब और खाली बोतलें बरामद भी हुई और मामले में शराब पार्टी देने वाले रुपौली के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य अमित कुमार बिट्टू और रुपौली निवासी संतोष महतो, बिसरपट्टी निवासी अरविंद भगत सहित 20 को नामजद किया गया और पहली एफआईआर के अनुसार गुरुवार को सूचना मिलने के बाद जब पुलिस गांव में गई तो जानकारी हुई कि जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हुई है और बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 भी हो गई और इस आधार पर शराब बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की गई और वहीं आपको बता दें कि रुपौली के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य अमित कुमार बिट्टू और रुपौली निवासी संतोष महतो के खिलाफ और 20 लोगों के खिलाफ नामजद किया गया था। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद राजनीतिक भी सरगर्मी भी अब तेज हो गई और विपक्षी पार्टी द्वारा कई सवाल भी उठाए जा रहे, लेकिन अब एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी सांसद ने भी सवाल खड़ा कर दिया है और मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि कैसी शराबबंदी है और उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश सरकार जो सफेद पोस्ट लोग पर्दे के पीछे से अपना काला कारोबार चलाते हैं उन पर नकेल नहीं करेगी तब तक कोई उपाय नहीं है और उन्होंने कहा कि गठबंधन में हमारी सरकार है इसलिए हम लोग असहज हो जाते हैं और बीजेपी सांसद ने कहा कि जहरीली शराब से मौत के बाद देश में भी बिहार का नाम बदनाम होता है और उन्होंने आगे कहा कि बिहार पुलिस के भरोसे पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती क्योंकि पहले से ही पुलिस पर बहुत ज़्यादा लोड है और इस शराबबंदी को सफल कराने का जवाबदेही उन्हें दिया जाए तो ये नामुमकिन है। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा रुपौली गांव में 7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और एफएसएल की टीम ने भी सैंपल लिया है और वहीं इस मामले में अब तक वार्ड सदस्य समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और वहीं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी पर दावे की लड़ाई को खत्म कर चुनाव आयोग ने भले ही पार्टी को चिराग गुट और पारस गुट को अलग अलग चुनाव चिन्ह में बांट दिया लेकिन दोनों गुटों के बीच की तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर लोजपा सांसद प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि सब जानते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है और उन्होंने कहा कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है और रही बात कि इस एनडीए से कोई अपने आप को जोड़ ले या अलग कर ले तो ये उनकी मर्जी है। और कटिहार में कोसी रेलवे रेस्ट हाउस में सांसद प्रिंस राज मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि एलजेपी में कौन असली है और नकली कौन है और आप सभी जानते हैं। और रही बात एनडीए की तो एनडीए एकजुट है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एनडीए का अहम हिस्सा हैं और जब चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बिहार प्रदेश कौन संभालता था, बिहार में संगठन को बढ़ाने का काम किसने किया। और वहीं सांसद प्रिंस राज ने यह भी कहा कि जब हमारे पिताजी या हम चुनाव जीते तो वो एनडीए के वोटों से चुनाव जीते हैं और आगे भी हम लोग
एनडीए का हिस्सा रहेंगे और इस एनडीए से कोई अपने आप को अलग कर ले या जोड़ ले तो ये उनकी मर्जी है। और बिहार विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की ही जीत होगी और बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए दोनों सीटों पर भारी मतों से चुनाव जीतेगा और वही लोक जनशक्ति पार्टी की उसमें अहम भूमिका होगी। और वहीं बेगूसराय के शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का शव देर रात पैतृक आवास पहुंच गया और लेफ्टिनेंट ऋषि के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उनके पिपरा स्थित आवास पर मौजूद है। और वहीं तिरंगे में लिपटे शहीद का शव जो ही बेगूसराय पहुंचा, मौके पर मौजूद जन सैलाब अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल नजर आए और शहीद ऋषि को शव को देखते ही लोगों के अंदर देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद लोगों ने भारत माता के जय घोष के साथ साथ शहीद ऋषि अमर रहे के नारे भी लगाए। और इस दौरान लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला और शहीद ऋषि के शव को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए जीडी कॉलेज में रखा जाएगा, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए शव को सिमरिया गंगा घाट ले जाया जाएगा और सिमरिया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल शहीद ऋषि जिंदाबाद और भारत माता जिंदाबाद के नारे से पूरा बेगूसराय देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद होने वाले बेगूसराय के रहने वाले लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर रविवार को पटना लाया गया था और एयरपोर्ट पर उन्हें सलामी दी गई, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री जीवेश मिश्रा सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे और पटना से सड़क मार्ग से उनका शव बेगूसराय लाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा, जहां सीएम, गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, मद निवेशक, निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान भूतत्व और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायत सुनेंगे। और गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और निगरानी विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है और महीने के पहले सोमवार को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि पुलिस और जमीन से संबंधित विवाद लोग लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं। और इस बार जनता का दरबार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाए गए हॉल में हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही जिन्हें जनता दरबार में बुलाया जा रहा है उनका पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उनका वैक्सीनेशन भी किया जाता है और कोरोना जांच नेगेटिव आने के बाद ही उनकी एंट्री होती है। और वहीं जिला प्रशासन अपने जिले से विशेष वाहन से जनता दरबार में लोगों को लाते हैं और उन्हें पहुंचाते भी हैं और जनता दरबार के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इस बार जनता दरबार में शिकायत सुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया और इसके कारण जनता दरबार के बाहर आए लोगों को बिना मुख्यमंत्री से मिले ही लौटना पड़ता है। और दरअसल कई ऐसे लोग भी पहुंचे जा रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले कराया और अब तक नहीं बुलाया गया और 5 साल के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से जनता दरबार शुरू किया और ऐसे में कुछ लोग वैसे भी पहुंच जा रहे हैं जो पहले के जनता दरबार में आ चुके हैं। और वहीं जनता के दरबार में संबंधित विभाग के मंत्री के साथ सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और वहीं मुख्यमंत्री लोगों की शिकायत सुनने के बाद ऑन स्पॉट उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश भी करेंगे। वहीं राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेउर जेल में रखा गया है और उन्हें अलग अलग सेल में भी रखा गया और इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे और आज आतंकियों को सजा भी सुनाई गई। और वहीं आपको बता दें कि इसके चलते बेउर जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और वहीं आपको बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था और कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था और कोर्ट 1 नवंबर को सजा का ऐलान किया और इस मामले की जांच शुरू से ही एनआईए कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि 31 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन
फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिकार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी और एक नाबालिग के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी। और वहीं आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे। वो गांधी मैदान के साथ साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में भी एक ब्लास्ट हुआ था। और पटना में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। और वहीं बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव संपन्न हो गया है और शनिवार को दोनों सीटों पर मतदान हुआ और अब 2 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। और ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जेडीयू के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों सीट पहले से जेडीयू के खाते में है। ऐसे में पार्टी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। और इधर मतदान के बाद तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार की ही जीत होगी और उन्होंने कहा कि ये दोनों सीट पहले से भी जेडीयू की है और ऐसे में इस बार भी वहां से जेडीयू के उम्मीदवार ही जीतेंगे। और वहीं इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो युवा चुनाव में जीतने के सपने देख रहे थे वो सपने ही देखते रह जाएंगे। वहीं गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगा। और वहीं बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। पक्षों की दलील सुनी और फिर फैसला सुनाया और 8 साल पहले हुए इस बम धमाके के बाद सभी 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। और वहीं कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में एनआईए ने जांच कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीबुल्ला अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिकार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी और तौफीक अंसारी को गिरफ्तार किया था। दरअसल गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हैदर अली और मुजीबुल्ला था और बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया गया था। और इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म भी कबूल कर लिया था और उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था। और गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब एनआईए की टीम ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने कई नाम उगले, जिसके बाद मास्टरमाइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत 2 दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने दबोचा। और इसके बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था। वहीं बिहार विधानसभा की 2 सीटों दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में शनिवार 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई और प्रशासन ने इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली थी। और वहीं आपको बता दें कि जब लोक जनशक्ति पार्टी ने उपचुनाव में सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। और वहीं आपको बता दें कि कुशवेश्वर और तारापुर में उपचुनाव हो गया और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में लोजपा पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से सत्ताधारी दल के नेताओं पर नियमों के उल्लंघन और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। और वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा ने कहा कि मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार कार्य समाप्त हो गया था और नियमानुसार कोई स्टार प्रचारक या बाहरी व्यक्ति को चुनाव क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन बिहार सरकार के अधिकांश मंत्री सरकारी वाहन और सरकारी कर्मी और ड्राइवर के साथ चुनाव मैदान में खुलेआम घूम रहे थे और उपचुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित भी किया।
और वहीं आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को दोनों विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हुआ और आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आंच नहीं आई। इसके लिए आवश्यक है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक मंत्री पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। और लोजपा ने मांग भी की थी कि जो मंत्री सरकारी वाहन और ड्राइवर और सरकारी सुरक्षाकर्मी के साथ चुनाव मैदान में, उन्हें तत्काल बाहर किया जाए और उनके खिलाफ चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करे।